नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कर्नाटका कांग्रेस की। एक तरफ बिहार में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और आज प्रियंका वाड्रा ने उसको ज्वाइन किया है और प्रियंका वाड्रा अब 2 दिन तक बिहार में रहने वाली है। ऐसी स्थिति में दूसरी खबर जो है वो कर्नाटका से आई है और कर्नाटका में अब सीधे तौर से दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल खड़ा यह होता है कि कहीं बिहार के चक्कर में कांग्रेस पार्टी के हाथ से कर्नाटक तो नहीं निकल जाएगा। और ऐसा जो है वो पहली बार हो नहीं रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। कल ही हम बात कर रहे थे एक वीडियो में जिस तरीके से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ उन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो है वो आरोप लगाए। दिग्विजय सिंह एक पॉडकास्ट पे पहुंचे थे, न्यूज तक पे, और उन्होंने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किस वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान में भी सचिन पायलट जाते जाते जो है वो रह गए थे। लेकिन एक तरीके से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं थी उन पे पानी फेर के सत्ता से बाहर करने का एक रास्ता जो है वो जरूर तैयार करके चले गए। इसलिए अगर हम इसको कर्नाटक के साथ जोड़कर देखते हैं कि कर्नाटक में ऐसा जो है वो हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसा जो है वो कोई आश्चर्यचकित करने वाला मामला है नहीं। लेकिन फिर सवाल ये होता है कि आखिर इस तरीके की खबरें आ रही है तो हाईकमान कहां है। अब हाईकमान में राहुल गांधी, तो राहुल गांधी इसके ऊपर कुछ एक्शन लेने वाले हैं ऐसा तो जो है वो नजर नहीं आ रहा। लेकिन प्रियंका वाड्रा से एक उम्मीद की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? क्योंकि इस वक्त आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब विदेशों में जो डेलीगेशन भेजे गए थे तो उसमें शशि थरूर भी थे, मनीष तिवारी भी थे। और शशि थरूर को लेकर चाहे वो केरला कांग्रेस हो या फिर कांग्रेस पार्टी की हाईकमान हो, नाराज दिखाई दे रही थी। और ऐसा ही मनीष तिवारी के साथ। लेकिन जब मानसून सत्र अभी जो है वो समाप्ति की ओर था, उस वक्त प्रियंका वाड्रा और शशि थरूर को, या हम कह सकते हैं कि प्रियंका वाड्रा और मनीष तिवारी को साथ देखा गया। तो इसका मतलब एक जो साफ तौर से हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को समय समय पर बचाने के लिए प्रियंका वाड्रा जो है वो एक जिसको हम कह सकते हैं कि बचाने का काम करती है। तो ऐसी स्थिति में अब आज के संदर्भ में अगर आप देखते हैं तो प्रियंका वाड्रा वो भी बिहार में है और एक उस नैरेटिव को लेकर है जिसकी शुरुआत भी कर्नाटका से हुई थी। आपको याद होगा माधेपुरा की सीट, और वो माधेपुरा की सीट का जो जिसको हम कहें कि एक वोट मतदाता सूची को लेकर जो गड़बड़ी की जो प्रक्रिया थी, आपको पता होगा सहकारी मंत्री के.एन. राजन्ना की कुर्सी भी खा गई। कुर्सी क्यों हटाया गया? क्योंकि राहुल गांधी ने तत्काल प्रभाव से के.एन. राजन्ना को कांग्रेस पार्टी से बाहर निकालने का आदेश दे दिया था। लेकिन सवाल जब उठना शुरू हुआ जब 21 अगस्त को विधानसभा में विपक्ष के साथ, अब विपक्ष जो है वो कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी है, तो उनके साथ आरएसएस को लेकर डीके शिव कुमार ने तारीफों के पुल बांध दिए। जिस तरीके से आरएसएस जो है वो शिक्षण संस्थान खोले हुए हैं और सेवार्थ कार्यों में जो है वो काम करती है। और यहां तक ही नहीं रुके, डीके शिव कुमार ने नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जो आरएसएस की जो प्रतिज्ञा है, प्रार्थना है, उसकी 2 पंक्तियां गाकर भी सुनाई। और जिस तरीके से गाई उससे साफ तौर से यह लगता है कि डीके शिव कुमार का नाता कहीं ना कहीं आरएसएस के साथ जरूर है। तो फिर सवाल यह उठता है कि आरएसएस और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस को अपना दुश्मन मानती है, आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध भी लगाया 3 बार, एक बार अंग्रेजों ने भी लगाया। तो ऐसी स्थिति में डीके शिव कुमार को अब तक राहुल गांधी ऐसा आदेश क्यों नहीं दे पाए? तो वजह तो सीधी सी है, सबको पता है कि डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी कतई नहीं चाहेगी। क्योंकि इस वक्त अगर रिसोर्सेज की बात करें तो कमलनाथ, अशोक गहलोत और डीके शिव कुमार, यही कुछ नेता है जो कांग्रेस पार्टी के लिए रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। और आपको पता ही होगा भारत जोड़ो यात्रा जब चली थी तो उस पर जो खर्चा हुआ था वो डीके शिव कुमार ने खर्च किया। तो वो रिसोर्सेज इकट्ठा करने में सबसे आगे दिखाई देते हैं। अब डीके शिव कुमार को लेकर और सिद्धारमैया को लेकर
2.5 साल का जो कुर्सी का फैसला हुआ था मुख्यमंत्री पद का, अब 2.5 साल चूंकि होने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको पता है दोनों गुट, दोनों कैंप जो है वो एक दूसरे के ऊपर हमला बोलते हुए दिखाई देते हैं। अब ऐसी सूरत में आपको पता ही होगा, आज की जो खबर है वो ये है, के.एन. राजन्ना ने जो है वो तीखा हमला बोला, लेकिन के.एन. राजन्ना, क्योंकि उनको कांग्रेस पार्टी ने बाहर निकाल दिया, कुर्सी छीन ली। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जर्की होली और दूसरे कांग्रेस पार्टी के एमएलसी बीके हरिप्रसाद, साफ तौर से उन्होंने कह दिया कि डीके शिव कुमार को माफी मांगनी चाहिए। क्यों माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने आरएसएस का गीत गाया, और ऐसा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सिद्धारमैया का जो कैंप था उसको डीके शिव कुमार पर हमला बोलने का या उस पर हावी होने का एक मौका मिल गया। और डीके शिव कुमार, अगर आप देखोगे पिछले 2 से 3 सालों में, या हम पिछले 6 महीने की बात करते हैं, तो ऐसे कई मौके आए जहां पर डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया कैंप को, या हम कहें कि हाईकमान को, एक इशारा किया। उनमें पहला था अमित शाह के साथ मंच साझा करना। महाशिवरात्रि के कार्यक्रम में आपको पता होगा, जो सदगुरु है साउथ के, उनके वहां जाना, महाकुंभ में जाना, स्नान करना, और इसके अलावा अब जो है वो आरएसएस का गीत गाना। तो कई मौकों पर हाईकमान को सीधे तौर से चेतावनी दी है कि अब उनकी बारी है, अब उनको भी जो है वो सुनना चाहिए। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि डीके शिव कुमार क्या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एमएलसी बीके हरिप्रसाद और जर्की होली को अगर आप उनके स्टेटमेंट देखोगे तो उनका यही कहना है कि आरएसएस का गीत गाने से क्या भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष जो है वो उनको मुख्यमंत्री पद दे देगा। तो आप याद करिए, ठीक इससे पहले जब मैंने अभी बात की कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने पॉडकास्ट में बोला कि एक जो है वो बड़े उद्योगपति के घर पे मीटिंग भी हुई, ग्वालियर और चंबल संभाग को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया की कुछ मांग थी और उसके ऊपर लिखित में जो है वो आश्वासन दिया गया, उसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन वो बात नहीं मानी गई। तो हुआ क्या? हुआ ये कि बड़े लंबे समय से, बड़े अरसे से कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में सत्ता का इंतजार था। उस इंतजार के बाद में 2018 में सत्ता मिली, 114 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही, और 7 दूसरे हम कह सकते हैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और निर्दलीय, उनका समर्थन मिला, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 109 सीटें थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को फैसला लेना पड़ा और 22 विधायकों के साथ वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। हालांकि मुख्यमंत्री तो नहीं बने, लेकिन कांग्रेस पार्टी से सत्ता छीन ली, तो हाथ आया मौका जो है वो दे दिया। ऐसे ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ भी हुआ। आपने देखा राजस्थान में बच गए, हेमंता बिस्वा शर्मा चले गए। अब ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी डीके शिव कुमार को खोने का रिस्क उठा सकती है? और सिद्धारमैया कैंप तो जो है वो लगता है कि यही चाहता है, लेकिन इसकी एक और कड़ी है। आपने देखा होगा, जब भी इस तरीके की कोई घटना या कांग्रेस पार्टी में इस तरीके का कोई वाकया होता है, तो प्रियांक खड़गे, चाहे वो सनातन को कोसना हो, चाहे हिंदू धर्म को कोसना हो, या फिर आरएसएस के खिलाफ कुछ बोलना हो, प्रियांक खड़गे जो अभी आईटीबीटी के जो है वो मिनिस्टर है, उनका स्टेटमेंट जरूर आता है। उनका स्टेटमेंट इसलिए आता है क्योंकि राहुल गांधी को खुश करना है, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। तो ये कर्नाटका कांग्रेस में एक तरीके से अगर आप देखोगे तो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बाद एक तीसरा मोर्चा ऐसा दिखाई देता है जिसमें प्रियांक खड़गे जो है वो, उनकी नजर भी उस कुर्सी की तरफ जो है वो है। और क्यों? क्योंकि अपने हाईकमान को खुश करने के लिए इसी मौके पर प्रियांक खड़गे ने भी जो है वो एक स्टेटमेंट दिया है, और स्टेटमेंट यह है कि आरएसएस जो है वो एक विषैली संस्था है, जो कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट के आसपास जाकर जो है वो, आपको पता होगा, मैच करती ही करती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आरएसएस केवल जो है वो कांग्रेस की ही दुश्मन नहीं है, आरएसएस जो है वो इस देश की एकता की भी दुश्मन है। अब कैसे है, इसका जवाब तो नहीं है, कांग्रेस की दुश्मन है, इस बात को जो है वो हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप इनके स्टेटमेंट को देखोगे तो आपने देखा होगा, चाहे वो जर्की होली हो या बीके हरिप्रसाद, साफ तौर से उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि आरएसएस जो है उसकी विचारधारा में महात्मा गांधी के हत्यारे छुपे हुए हैं। अब इस सवाल का जब हम जवाब ढूंढते हैं
तो फिर आरएसएस कांग्रेस पार्टी का दुश्मन कैसे हुआ? महात्मा गांधी भी तो कांग्रेस पार्टी के दुश्मन हुए। अब आप कहोगे कि ये कैसे? महात्मा गांधी तो खुद जो है वो अध्यक्ष रहे, बात ये नहीं थी। 1947 में 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी मिली, तो महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट दिया था कि अब भारत आजाद हो गया है और कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। और जो भी नेता है उनको अपनी अपनी विचारधारा के साथ में जो है वो नए दलों का निर्माण करना चाहिए। अब यहां पर एक संशय की स्थिति यह है कि जो लोग गोडसे को आरएसएस विचारधारा से प्रेरित बताते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे अगर संदर्भ में हम देखते हैं तो आप देखिए उस वक्त जवाहरलाल नेहरू के कांग्रेस पार्टी के दो दुश्मन थे, एक महात्मा गांधी और दूसरे आरएसएस। और दोनों को किस तरीके से निपटाया गया, आप अगर उस दृष्टि से देखोगे तो फिर आपको लगेगा कि गोडसे किस विचारधारा से प्रेरित थे। तो उसमें आपको नजर आएगा क्यों? क्योंकि एक महात्मा गांधी को रास्ते से हटाना और आरएसएस को। तो गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या करना और फिर उसके बाद में कांग्रेस पार्टी द्वारा आरएसएस के ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगा देना। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये भूल जाती है कि 1962 में 1947-48 की मैं बात नहीं कर रहा कि कश्मीर का जब विलय किया गया और पाकिस्तान के कबीलियों ने घुसपैठियों ने जब घुसपैठ करने की कोशिश की तो उसमें आरएसएस की क्या भूमिका थी। लेकिन 1962 में जब चाइना ने हमला किया और 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई, आरएसएस में उसने रसद सामग्री जो है वो सेना को उपलब्ध करवाई। इसके अलावा हथियार जो है वो उपलब्ध करवाए, सब उनको मतलब रास्ते से ले जाकर उनको दिया। और पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ तो हवाई पट्टियों से बर्फ तक साफ की। और इसी से मजबूर होकर जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में, आपको पता होगा, लाल किले पर जब भाषण देना था तो आरएसएस को निमंत्रण भी भेजा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो ये भूल जाती है। और कांग्रेस पार्टी के 3 पीढ़ियों की हम बात कर चुके हैं और चौथी पीढ़ी उसी पे चल रही है। जवाहरलाल नेहरू ने भी आरएसएस को प्रतिबंधित किया, इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय किया और राजीव गांधी ने उसकी नींव डाली। कर तो नहीं पाए, लेकिन राम मंदिर के बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने प्रतिबंधित किया। तो फिर आप याद कीजिए 2006 से 2008 तक जिस तरीके से अभी नए खुलासे हुए हैं, भगवा आतंकवाद की एक नई थ्योरी जो है वो गढ़ी गई और उसमें साजिश ये थी कि मोहन भागवत को किसी भी तरीके से अरेस्ट किया जाए। तो राहुल गांधी जिस चौथी पीढ़ी से आते हैं सोनिया गांधी के साथ, तो उसका भी प्रयास यही है। तो ये सीधे तौर से प्रियंक खड़गे जो है वो ये बोलकर राहुल गांधी को मस्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस वीडियो में जिस दिन ये जो है वो वाकया हुआ था आरएसएस को लेकर, इस गीत को लेकर, उस वीडियो में भी हमने बात की थी कि बहुत जल्द जो है वो बड़ा विस्फोट होने वाला है। और ये विस्फोट की जो है वो शुरुआत है। और लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत जल्द कर्नाटका में अपनी बनी बनाई जो सरकार है उसको खो देगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।